जी सामीन, आज की वीडियो में मैं जर्मन एम्बेसी फैमिली रीयूनियन वीज़ा जो कि इंडिया से लोग जर्मनी के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए आज मैं ये वीडियो बनाऊंगा और इसमें मैं मुकम्मल उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा जो डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी आपसे रिक्वायर करती है। पहले भी मैं इस लिहाज से पाकिस्तान के लोगों के लिए काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ जो पाकिस्तान से फैमिली रीयूनियन वीज़ा अप्लाई करते हैं। अब मैं कुछ वीडियो जो है उन लोगों के लिए भी बनाऊँगा आगे नेक्स्ट भी इंशाल्लाह, जो लोग इंडिया से अप्लाई करते हैं फैमिली रीयूनियन वीज़ा जर्मनी के लिए। तो मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MH रिव्यू फ्रैंकफर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप इस तरह की मज़ीद वीडियो जो है वो देखना चाहते हैं और इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करना चाहते हैं फैमिली रीयूनियन वीज़ा इंडिया से जर्मनी के लिए तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें। मैं आपको इसमें मुकम्मल जो है वो डिटेल के साथ तमाम चीज़ें क्लियर करूंगा कौन कौन सी चीज़ आपसे एम्बेसी रिक्वायर करती है। तो सबसे पहले तो सामीन, आप जानते हैं किसी भी मुल्क में जाने के लिए आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट का होना ज़रूरी होता है, उसके बगैर आप जा नहीं सकते। तो यहाँ पे पासपोर्ट जो है वो आपका 1 साल वैलिड होना चाहिए और उसके ऊपर तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक होनी चाहिए और कम से कम 2 पेज खाली होने चाहिए। यानी कि बाद दफ़ा होता है कि बंदा बहुत ज़्यादा टूर करता है, डिफरेंट कंट्रीज़ के विज़िट करता रहता है तो उसका पासपोर्ट फुल हुआ है तो वो अगर आप जमा करवाएंगे वो उनका मकसद ये होता है जब वो वीज़ा उन्हें लगाना है तो कम से कम 2 पेज जो हैं वो खाली होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपको एम्बेसी की साइट पे जब आप जाते हैं वहाँ पे आपको मिल जाता है। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए तो मैंने वीडियो बनाई है लेकिन इंडिया के लिए भी मैं बनाऊंगा और इसमें आपको मुकम्मल मैं जो है वो बताऊंगा किस तरह आपने फिल करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भी बहुत जो चीज़ें आपसे रिक्वायर की जाती हैं आपने उसको कंप्यूटर के ऊपर ओपन करके आपने कंप्यूटर के ऊपर ही इसको फिल करना है और इसका प्रिंट निकाल लेने हैं। और A4 साइज़ जो है वो तमाम चीज़ें जो भी आप प्रिंट करते हैं कॉपी करते हैं A4 साइज़ और 80-90 ग्राम अच्छे पेजों के ऊपर आपने जो है इनको प्रिंट करना है। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो भी आपने एम्बेसी की साइट पे जाके ओपन करना है। उसके ऊपर अपना नाम और उस दिन की डेट और उसको प्रिंट निकाल के बाद में खुद से नीचे सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद कवरिंग लेटर जो होता है ये आपके स्पाउस की तरफ से होता है जो जर्मनी में रहता है और इसमें वो तमाम चीज़ें और पर्पस बयान करना होता है कि आप क्यों जर्मनी जा रहे हैं। यानी कि उसमें वो आपका स्पाउस लिखेगा कि हमारी यहाँ पे शादी है या जो भी कोई डेट है या जो भी हमारा यहाँ पे प्रोग्राम है शादी का, यानी जिस लिहाज से भी मकसद है आपका जाने का जर्मनी और जो आपको बुला रहा है वो इसमें अपना तमाम पर्पस जो है वो बताएगा। उसके बाद आता है कॉपी ऑफ डाटा पेजेस एंड पेजेस विद वीज़ा ऑफ योर पासपोर्ट। यानी पासपोर्ट के तमाम पेजेस जो है उनकी कॉपी A4 साइज़ पे और विद तमाम जो मुल्कों के वीज़े लगे हुए हैं। इसी तरह आपके स्पाउस का भी तमाम जो पेजेस हैं पासपोर्ट के विद जहाँ जहाँ वीज़ा लग गया उनकी भी फ़ोटोकॉपी। और ये मैं आपको चीज़ बताऊँ, पाकिस्तान में तो होता है कि आप 2 से 3 जो पहले पेज होते हैं उनकी कॉपी करते हैं लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं तो आप तमाम पेजेस की कॉपी कर लें, जितना ये रिक्वायर करेंगे उतने आप प्रोवाइड कर देंगे लेकिन आपके पास मौजूद हो तो फिर आपको एंड टाइम पे मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। उसके बाद मेल्डिंग बिशानिगम जर्मनी में आपके स्पाउस की तरफ से होगा जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस और वो भी 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद जर्मनी में आपके स्पाउस का जो शनाख्ती कार्ड जिसे ID कार्ड कहते हैं यानी कि वो स्पाउस का जो रेजिडेंस परमिट होता है जिसे ऑफन स्टाल ठेले कहते हैं वो भी आपका यानी कि स्पाउस की तरफ से चाहिए। उसके बाद मेन चीज़ यहाँ पे आती है कि प्रूफ ऑफ मैरिज, यानी कि अगर तो आपकी जो शादी है वो इंडिया में हुई है हिंदू एक्ट के तहत, यानी आपका जो मैरिज हिंदू एक्ट है इंडिया का उसके तहत हुई है तो फिर आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। और इंडिया में जो आपकी शादी होती है वो जो जगह होती है जैसे गुरुद्वारे में होती है, मंदिर में होती है, टेंपल में होती है तो वो आपकी शादी जो है वो बाकायदा वहाँ पे भी उनके पास भी रजिस्टर में जो है वो उसका इंदराज होता है सीरियल नंबर के साथ। और जब इंक्वायरी वाला आता है तो वो आपके पंडित से इस लिहाज से रब्ता भी कर सकता है तो इसलिए ये भी आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट। तो उसके बाद आपकी तस्वीरें चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ ये भी रिक्वायर करते हैं कि आपकी जो है ना वो काफ़ी फ़ोटोग्राफ चाहिए और उसमें से ख़ुद वो सिलेक्ट करते हैं फ़ोटोग्राफ जब आपकी शादी हुई है जो भी आपका प्रोग्राम हुआ है उसकी फ़ोटोग्राफ।
उसके बाद बी कैटेगरी में यहाँ पे आता है इफ़ द मैरिज वाज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द शरीयत लॉ, यानी उन तमाम लोगों के लिए जो मुसलमान हैं इंडिया में और वो जो है उनका शरीयत लॉ के मुताबिक निकाहनामा होना चाहिए और मैरिज सर्टिफिकेट जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। उसके बाद कन्वर्जन सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, और उसके बाद आपका सेवरल फ़ोटोग्राफ यहाँ पे भी वही आ जाती है कि आपकी जो तस्वीरें हैं वो भी चाहिए, यानी कि दोनों में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो आपकी जगह जहाँ पे मैरिज आपकी वकूफ़ पज़ीर होती है, जहाँ पे आप शादी करते हैं जो हिंदू एक्ट के तहत, वहाँ पे आपका जो मंदिर गुरुद्वारा है उनकी तरफ से भी एक सर्टिफिकेट इशू होता है। एक तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है, लेकिन एक आपको इनकी तरफ से भी होता है जहाँ पे आपकी शादी होती है। लेकिन शरीयत लॉ के मुताबिक जो है इसमें यह है कि आपका निकाहनामा चाहिए, प्लस आपका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और आपकी तस्वीर जो है वो चाहिए। उसके बाद नीचे वो कह रहा है इफ़ द मैरिज वाज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेशल मैरिज एक्ट कोर्ट मैरिज, अगर कोई कोर्ट मैरिज के तहत किसी की शादी होती है तो उसमें फिर आपका सर्टिफिकेट मैरिज जो है ना वो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 13 के तहत जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो है वो चाहिए होगा अदालत की तरफ से, और आपकी फ़ोटोग्राफ जो है वो भी यहाँ पे रिक्वायर होंगी। उसके बाद वो कहता है इफ़ द मैरिज वाज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, अगर हसाई जो हैं उनका जो मैरिज एक्ट है उसके तहत शादी हुई है तो यहाँ पे भी आपका मैरिज सर्टिफिकेट इशू बाय लाइसेंस चर्च, जो भी चर्च लाइसेंस चर्च होते हैं उनकी तरफ से आपका मैरिज सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। और यहाँ पे भी कन्वर्जन सर्टिफिकेट जो है वो है, लेकिन यहाँ पे भी इफ़ एप्लीकेबल लिखा हुआ है, जैसे ऊपर हिंदू एक्ट में भी लिखा हुआ था कन्वर्जन सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, लेकिन ये है कि अगर ये आपसे मांगा जाए तब आप दे सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। नीचे यहाँ पे भी क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत इसमें भी फ़ोटोग्राफ आपकी आ जाती हैं कि फ़ोटोग्राफ आपकी चाहिए फंक्शन की। और नीचे वो कह रहा है इफ़ द मैरिज डिड नॉट टेक प्लेस इन इंडिया और इन जर्मनी मैरिज सर्टिफिकेट विद अपोस्टल, ये जो है ये इसकी मदरहाल में ये जो है ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर आपकी जर्मनी में भी नहीं हुई और आपकी इंडिया में भी नहीं हुई तो उस सूरत में फिर आपका जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए विद अपोस्टल, यानी कि मेरे हाल में जहाँ पे हुई है उस जगह का फिर आपको चाहिए, जिस मुल्क में हुई है या उस जगह का आपको प्रूफ देना होगा। उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट आ जाता है इशूड अंडर द बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969, यानी आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए और वो बिल्कुल सही होना चाहिए, यानी कि नाम वगैरह सब कुछ ठीक हों। उसके बाद यहाँ पे जो डिफरेंस है पाकिस्तान में, क्योंकि स्कूल सर्टिफिकेट नहीं मांगते, यहाँ पे आपसे स्कूल सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक, और आपका जो मिडिल स्कूल बोर्ड है, और ये तमाम चीज़ें जो है ना ये भी साथ चाहिए, क्योंकि ये आपके अकॉर्डिंग टू जो है ना वो आपके डेट ऑफ बर्थ जो है ना इसके साथ इनका काफ़ी वो कहते हैं कि आपस में रब्ता है, यानी कि वो देखते हैं कि आपके जहाँ पे आप पढ़े हैं वहाँ पे आपका नाम वगैरह या क्या था और डेट ऑफ बर्थ पे आपकी वो तमाम चीज़ें क्या मेंशन हैं। उसके बाद आपका जो बंदा इंडिया में रहता है उसका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस इन इंडिया चाहिए, जैसे कि हम स्पाउस जो हमारा बायर होता है उसकी तरफ से हम मंगवाते हैं, तो यहाँ पे भी आपका चाहिए, और उसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है या फिर आपका राशन कार्ड हो सकता है, ये आप साथ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है डाइवोर्स जजमेंट एंड डिक्रीज ऑफ ऑल फार्मर मैरिज ऑफ बोथ स्पाउस, यानी दोनों स्पाउस की, यानी कि जो इधर इंडिया से अप्लाई कर रहा है या जो जर्मनी में है, दोनों की अगर कोई पहले शादी हुई है तो उनका भी आपने यहाँ पे प्रूफ देना है। उसके बाद डाइवोर्स जजमेंट विद नीचे फिर आ जाता है सर्टिफिकेट ऑफ डेथ ऑफ फार्मर स्पाउस, यानी आपका जो पहला स्पाउस था जिससे शादी हुई थी अगर वो फोत हो चुका है तो उसका भी आपने डेथ सर्टिफिकेट देना है, यानी इसमें ये हो जाता है ये ना हो कि आपने पहले शादी की हो और आप ये दूसरी शादी कर रहे हों। और यहाँ पे आपकी एकेडमिक डिग्रीज जो हैं, यानी कि आपकी हाई स्टडी जैसे आपने ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स किया है, एमएस किया है, वो भी आपको यहाँ पे चाहिए, और इफ़ एप्लीकेबल अगर आपसे मांगे ज़रूरत हो तो वो भी आपसे मांग सकते हैं। उसके बाद आपका जर्मन नॉलेज आइन जो होता है वो आपका ज़रूरी है, और ये जो है ये आपने जो पेपर देना होता है ये गोएथे इंस्टीट्यूट में देना होता है, और किन को ये ज़रूरत नहीं होती नीचे उन्हें इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और इसमें मैं आपको वैसे बता देता हूँ जो EU कंट्री जो EU सिटीजन्स होते हैं, जैसे कोई बंदा हाई प्रोफेशनल है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, या कुछ ऐसे शोबे होते हैं जिसमें
वो बाहर जाता है और वहाँ पे जाके काम स्टार्ट करता है तो उसको EU सिटीज़नशिप मिलती है। उनको जो है वो उनके स्पाउस जो पार्टनर इंडिया में रह रहा है तो उसको जब वो बुलाएगा तो उसके लिए लैंग्वेज पढ़नी ज़रूरी नहीं है। इसी तरह यहाँ पे ये भी आ जाता है कि वो लोग जिनके पीछे वाइफ या हस्बैंड जो इंडिया में है या पाकिस्तान में है वो नहीं पढ़ रहे या वो अनएजुकेटेड हैं और 2-3 दफ़ा फेल हो चुके हैं, पास नहीं हुए, तो इस लिहाज से भी आप वो डॉक्टर के साथ रिपोर्ट लगा सकते हैं या आप कह सकते हैं कि ये नहीं पढ़ सकती या पढ़ सकता तो ये जर्मनी आके पढ़ लेगा, क्योंकि कोई भी लॉ जो है वो मियाँ बीवी को जो है वो दूर नहीं रख सकता कि इस बेस पे वो आपको वीज़ा ना दें। उसके बाद आपका आ जाता है नीचे उसके बाद आपका आ जाता है फॉर पासपोर्ट पिक्चर्स, यानी आपकी बायोमेट्रिक पिक्चर जो हैं वो भी चाहिए और ये भी 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो स्पाउस है आपका उसका जो एम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्ट है, सैलरी स्लिप है, वो भी लास्ट 3 मंथ्स की जो है वो भी रिक्वायर हैं। और उसके बाद फिर आपका आ जाता है फ़ीस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जो फ़ीस है वो आपको भी यहाँ पे रिक्वायर है और यहाँ पे आप एम्बेसी की साइट पे वो चेक भी कर सकते हैं क्योंकि ये चेंज होती रहती है। उसके बाद आ जाता है आपका ओनली स्पाउस इज़ एन EU सिटीज़न एक्सेप्ट जर्मन सिटीज़न कॉपी ऑफ लीज एग्रीमेंट फॉर अकोमोडेशन इन जर्मनी, यानी कि वो EU सिटीज़न है लेकिन वो जर्मनी में रह रहा है तो वो अपनी अकोमोडेशन यानी कि जहाँ वो रह रहा है और जिसको वो बुला रहा है जहाँ पे उसको रखेगा वो तमाम चीज़ें जो है ना वो लीज वो भी अपनी शो करेगा कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरा इनके साथ एग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद आखिरी यहाँ पे जो चीज़ आती है वो आती है फॉर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ओनली प्लीज़ प्रेजेंट द फॉलोइंग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में क्या आता है, स्पाउस एम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्ट आपका चाहिए, स्पाउस सैलरी स्लिप चाहिए पास 3 मंथ्स, उसके बाद लीज डीड चाहिए इफ़ स्पाउस इज़ ऑलरेडी रेजिडेंट इन जर्मनी, काइंडली आल्सो ब्रिंग योर मैरिज फ़ोटो एल्बम अलॉन्ग। यानी ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपसे एम्बेसी रिक्वायर करती है और मैंने आपको यहाँ पे तमाम चीज़ें जो है ना वो बता दी हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें वो ये कहते हैं कि अगर आपका निकाहनामा या आपका हिंदू एक्ट के तहत जो शादी हुई है वो उर्दू में वो तमाम चीज़ें हैं तो उनकी इंग्लिश में या जर्मन ट्रांसलेशन में जो है ना उसको ट्रांसलेट करवाएं, उर्दू के साथ आप सबमिट नहीं करवा सकते। तो उसके बाद मैं आखिर में आपको यही कहूँगा सामीन के अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं फैमिली रियूनियन में फैमिली रियूनियन वीज़ा तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट आपका कोई मिस होता भी है तो पाकिस्तान में तो ये लॉ होता है एम्बेसी का कि वो आपको टाइम देते हैं कि आप हमें ये ईमेल कर दें, लेकिन इंडिया का मुझे अब एग्जैक्ट नहीं पता क्या सूरत हाल है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना स्ट्रिक्ट होता है। डॉक्यूमेंट्स आपके सही होने चाहिए, अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो मिस होगा तो वो आपको टाइम देते हैं, आपका वैसे इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है अगर आप फिर बाद में प्रोवाइड करेंगे, इसलिए पहले ही कोशिश करें कि तमाम चीज़ें आपकी पूरी हों और तमाम चीज़ें आप साथ लेके जाएं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो है इसमें मैंने आपको डिटेल के साथ तमाम चीज़ें बताई हैं और अगर फिर भी कोई आपके सवालात हों, आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मलक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।